हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फाइनेंस विद ब्रदर्स। आई एम अजय शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और अगर अगर हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो क्या मेथड है, लाइक डायरेक्टली हम लोग कैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीद सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली हम लोग कैसे यूएस स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से जाते हैं तो उसके क्या चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटीज हम लोग बाई करते हैं तो ये कौन ओन करता है, मतलब किसके पास में ये रहता है, क्या ये सेफ भी है या नहीं है। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम कितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस इकोनॉमी में। और फाइनली हम लोग लाइक मोस्ट हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टैक्सेशन पार्ट, कि अगर हम लोग यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें सिर्फ यूएस में टैक्स देना होगा या इंडिया में टैक्स देना होगा या दोनों ही जगह टैक्स देना होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग हमें यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। तो इसके दो मेजर रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि अगर हम लोग बात करें कि टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, जो हम लोग डेली बेसिस पर जो भी चीजें यूज करती है, लाइक हम लोग अगर कोई भी लाइक डिवाइस यूज करते हैं उसमें एंड्रॉयड या iOS होता है जो कि नॉर्मली गूगल या एप्पल कंपनी ओन करती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि अगर हम लोग जो सर्च इंजन यूज करते हैं लाइक गूगल या फिर सेकंड सर्च इंजन आपका बिंग है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सभी कंपनीज यूएस बेस्ड कंपनी है। और इन सभी चीजों का यूज हम लोग डे टू डे लाइफ पे करते हैं। लाइक मे बी अगर हम लोग सोशल मीडिया का बात करें तो सोशल मीडिया में जैसे कि आपके मेटा की कंपनी होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी यूएस की कंपनीज है। तो अगर हम इन कंपनीज में एक्सपोजर लेंगे तो ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का काम करेगा। हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि इन जायंट्स में हम लोग एक्सपोजर ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये आगे चल के मतलब यूएस के साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके कस्टमर्स होते हैं। तो अगर हम इन कंपनीज में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक अगर हम इनवीडिया में अर्ली स्टेजेस में इन्वेस्ट किए होते तो हम उसके लाइक अच्छे खासे रिटर्न को हम लोग इंजॉय कर पाते, जो कि अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 ईयर्स में इनवीडिया ने उस तरह से परफॉर्म किया भी है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। साथ ही साथ हमारा सेकंड रीजन है कि यूएस एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ट्रेड्स होते हैं मेजॉरिटी हमारे डॉलर्स में होते हैं। और डॉलर डे बाय डे हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रेंथन हो रहा है। राइट नाउ वो 88-89 के रेट पे चल रहा है। तो अगर हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फर्स्ट हम लोग गेम्स एंजॉय करेंगे, जो कि इन कंपनियां ऑर्गेनिकली जो ग्रो करेगी उनके प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, वो हमें फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमें फॉरेन एक्सपोजर भी मिलेगा। लाइक अगर हमारा डॉलर 88 रुपीज पे आज चल रहा है, वो कल जाकर के 100 रुपीज पे होता है, तो इसका गेन भी हमें मिलेगा। तो दो बेनिफिट होते हैं जिसके कारण हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमारे पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो सके। तो ये ब्रॉडर दो रीजन है। ओके, तो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं अगर हम लोग यूएस के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली दो तरीके हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंड मनी या फिर वेस्टेड। ये दो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि आप नॉर्मली रुपीज को ऐड करिए प्लेटफॉर्म में और उससे डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए और आप डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लाइक अगर आपको गूगल का शेयर्स बाय करना है तो आप अल्फाबेट ले सकते हैं, आपको फेसबुक या व्हाट्सएप का लेना है तो आप मेटा के शेयर्स ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये काफी सारे अराउंड 9,000 to 10,000 कंपनीज के शेयर्स आप डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो ये इनका एक मेजर बेनिफिट है। सेकेंड तरीका है इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हमारा है ईटीएफ के थ्रू। हमारे इंडिया में नॉर्मली दो ईटीएफ बहुत पॉपुलर है, जो है आपका मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 जिसे हम लोग मॉन 100 बोलते हैं, और सेकंड एक है हमारा मफैन, जो कि अगेन यूएस की जो टेक कंपनीज होते हैं उनमें इन्वेस्ट करती है। तो हम लोग इन दो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमें ये समझना होगा कि अगर हम लोग इंड मनी या वेस्टेड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्टली पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें
अगर गूगल के शेयर्स लेने हैं तो हम डायरेक्ट उसे ले सकते हैं, बट अगर हम ETF के थ्रू जाते हैं तो ETF नॉर्मली उनके इंडेक्स में या उनके मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो हमें एक पर्टिकुलर कंपनी के एक्सपोजर नहीं बल्कि पूरे यूएस के कंपनी का एक्सपोजर मिलता है। तो ये एक मेजर मतलब डिफरेंस है, तो हमें ये पॉइंट समझना होगा कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इंड मनी या वेस्टेड में क्या होता है कि हमें ऑप्शन मिलते हैं कि आप जो इसमें पैसे डालते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चार्जेस भी हमारे काफी सारे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें पहले INR से डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, काफी रेगुलेशंस होते हैं, और फिर हमें अगेन ब्रोकरेज दे करके फिर स्टॉक्स लेने होते हैं। बट ETF में क्या होता है कि हमें इतने सारे डिस्क्लोजर्स और इतने सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। जस्ट लाइक अ स्टॉक हम लोग बस उस ETF को बाय कर सकते हैं और हमारे पास यूएस का एक्सपोजर आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स बाय करते हो लाइक इंड मनी या फिर वेस्टेड के थ्रू, तो आपका जो यूएस मार्केट का जो टाइमिंग है लाइक इंडियन टाइम के हिसाब से अराउंड 7 o'clock से 1 o'clock के बीच में इनका ट्रेडिंग होता है। उस टाइम पे आपको रात में जाकर के उसका ट्रेड लेना होगा। अगर आप ETF के थ्रू जाते हो तो ETF नॉर्मली इंडियन ट्रेडिंग आवर पे ही ट्रेड होता है, लाइक 9:15 to 3:30 के बीच में ट्रेड होता है, तो आप उस टाइम पे बाय कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे क्या चार्जेस होंगे, और अगर हम लोग ETF के थ्रू करते हैं तो क्या चार्जेस होंगे। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड में दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंड मनी और सेकंड है वेस्टेड। तो इंड मनी में क्या है कि इनका पहले आप अगर अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, तो आपको उस टाइम पे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर आप जब भी उसमें पैसे ऐड करते हो तो पैसे ऐड करने के टाइम पर आपका कुछ कन्वर्जन कॉस्ट होता है, क्योंकि आपका INR डॉलर में कन्वर्ट होता है, तो उसका कन्वर्जन कॉस्ट होता है प्लस GST होता है। और जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उस पर ब्रोकरेज लगता है, जो कि आपका 0.1% से लेकर के मैक्सिमम 20 रुपीज तक जाता है। बट अगर वेस्टेड का बात करो तो वेस्टेड में नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग फ्री है, बट इनमें 2 प्लान्स आते हैं, बेसिक प्लान और इनका एक सेकंड है आपका प्रीमियम प्लान। तो बेसिक प्लान में नॉर्मली देखा जाए तो थोड़ा कॉस्टली बचता है, बट तो मैं इनका प्रीमियम प्लान का अगर डिस्कशन करूं तो ये 0.15% के आसपास इनका चार्जेस है। तो ये नॉर्मली देखा जाए तो आपका इंड मनी से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट अगेन इंड मनी में और वेस्टेड में थोड़ी सी डिफरेंस है। लाइक आप अगर इंड मनी के थ्रू जाते हो तो आप SIP भी कर सकते हो और इसमें AMC वगैरह नहीं है। बट अगर आप वेस्टेड में जाते हो तो आप स्टॉक्स तो ले सकते हो, बट इसमें एक और अलग से फीचर आता है कि आप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक अभी अगर ट्रेंडिंग कैटेगरी AI है या फिर डेटा मैनेजमेंट का अगर कोई कंपनीज है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, तो आप उस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ना कि मतलब अलग अलग कंपनियों में के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप मतलब ये फीचर आपको इंड मनी में नहीं मिलता है, जो कि आपके वेस्टेड में मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें ETF का, तो ETF में आपके जो नॉर्मल चार्जेस इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है, लाइक आपके जो पर्टिकुलर ब्रोकर के ब्रोकरेज होते हैं, फिर आपके सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं लाइक STT वगैरह, तो ये एज सच जैसे नॉर्मल स्टॉक्स में एप्लीकेबल होता है वैसे ही आपका यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि हमें इन दोनों में से, इन सभी मेथड में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल और सही है, तो अगर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में एनालाइज कर सकते हो, डायरेक्टली उस स्टॉक्स को समझ सकते हो, उसमें आपको पर्टिकुलर एक्सपोजर चाहिए, तो आपको इंड मनी लेना चाहिए, क्योंकि इंड मनी के चार्जेस थोड़े कम हैं। और अगर आपको इतना मार्केट में आप टाइम नहीं दे सकते हो, आप इतना नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो, आप इतना मतलब बार बार एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो आपको नॉर्मली ETF में जाना चाहिए, जो कि पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि मॉन 100 जो है मोतीलाल ओसवाल उसके थ्रू जाना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसमें SIP वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम हम लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे इंडियन रेगुलेशन में देखा जाए तो एक है लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। तो ये रिजर्व बैंक नॉर्मली इसके एक लिमिट डिसाइड करती है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग $250,000 तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये INR वैल्यू में थोड़ा वैरी करेगा, क्योंकि INR वैल्यू और डॉलर वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। बट अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो $250,000 हम लोग मैक्सिमम 1 साल के अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो अपने जो सिक्योरिटीज बाय किए हैं, तो ये पर्टिकुलरली कौन होल्ड करता है, तो अगर हम इंड मनी या वेस्टेड के थ्रू जाते हैं तो उस केस में नॉर्मली क्या होता है कि यूएस के जो ब्रोकर पार्टनर होते हैं, लाइक इनके केस में ड्राइव वेल्थ इनका ब्रोकर पार्टनर है, तो वो एक कस्टोडियन का काम करता है, वो उनके शेयर्स को मतलब इनके बिहाफ में होल्ड करता है।
और हमें उसके बिहाफ में कुछ यूनिट्स एलोकेट होते हैं। तो इसमें एक और एडेड एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आपको किसी कंपनी में फ्रैक्शंस में शेयर चाहिए, लाइक अगर मान लीजिए कि गूगल के एक शेयर $100 के ट्रेड हो रहा है और आपके पास $100 इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, आप सिर्फ $40 ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स मिल जाता है, लाइक 40% ऑफ एक शेयर का वैल्यू आपको मिल जाता है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है। वही अगर आप ईटीएफ का बात करो तो ईटीएफ ये नॉर्मल इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है। तो ये आपके जो नॉर्मल डिपॉजिटरीज होते हैं उसके पास स्टोर होता है। इंडिया में नॉर्मली दो मेजर डिपॉजिटरीज हैं, CDSL और NSDL। तो इनके पास ही हमारे स्टोर्स होते हैं और ये काफी ज्यादा सिक्योर होता है और इसमें कंप्लायंस भी बहुत ही कम होता है। अगर मैं लास्ट जो हमारा मेजर टॉपिक है जो कि हमारा है टैक्सेशन पार्ट, तो इसको मैं डिस्कस करूं तो अगर मैं इसमें एज्यूम करके चलता हूं कि फर्स्ट आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक इंड मनी या वेस्टेड के थ्रू। तो अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरह के हमें गेन हो सकते हैं। फर्स्ट गेन होता है कैपिटल गेन। तो जब भी हम लोग शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं तो हमें जो डिफरेंस गेन होता है, लाइक प्रॉफिट या लॉस, वो हमारा कैपिटल गेन्स कहलाता है। और ये यूएस में हमारे इंडिया और यूएस में एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग यूएस उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करता है, बट इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर हमारा जो सिक्योरिटीज है, अगर हमने उसे 24 महीने 24 मंथ से कम के लिए होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और हमारे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा। वही अगर हम देखें कि जो अगर हमने वो शेयर्स मोर देन 24 मंथ के लिए होल्ड किया था तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका 12.5% का टैक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो टैक्स लग जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा, यूएस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेकंड आपका है कि डिविडेंड इनकम। अगर हम लोग कोई भी डिविडेंड गेन करते हैं यूएस कंपनीज के थ्रू, लाइक अगर हम लोग मेटा से कोई डिविडेंड रिसीव करते हैं तो उस केस में यूएस नॉर्मली फ्लैट 25% का टीडीएस विथ होल्डिंग टैक्स बोलेंगे, टीडीएस सही वर्ड नहीं होगा, विथ होल्डिंग टैक्स वो डिडक्ट कर लेती है और आपको सिर्फ 75%, लाइक अगर आपको मेटा से $100 मिल रहे थे तो $25 वो रख लेगी विथ होल्डिंग टैक्स के नाम पर और $75 आपको रिसीव होंगे, आपके बैंक अकाउंट में शो करेंगे। अब इसके बाद जब इनकम टैक्स का टाइम आएगा तो हमें पूरे इनकम लाइक $100 को इनकम में शो करना होगा और उससे हमें हमारे स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब 30% 20% जो भी हमारा स्लैब रेट आता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी हमने यूएस में जो टैक्स दिया था 25%, उसका हम लोग क्लेम ले सकते हैं, टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो हमारा अगर मान लीजिए कि 30% के टैक्स स्लैब में है तो हमें एडिशनल 5% ही पे करना होगा, क्योंकि 25% हमने जो यूएस में पे किया था वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टैक्सेशन पार्ट है जो कि हमारे यूएस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने पर होता है, पर्टिकुलर स्टॉक्स में। यहाँ पर साथ ही साथ हमें ये भी नोटिस करना होगा कि यहाँ पर ये जो डिविडेंड पे टैक्सेशन है और जो कैपिटल गेन टैक्सेशन है ये तो हमारे ट्रांजेक्शन पे लगेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग जो शेयर्स वगैरह होल्ड कर रहे हैं, अगर हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में होल्ड करते हैं तो हमें उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है इनकम टैक्स में। तो जो भी हमारा परचेज वैल्यू है और जो हमारा लाइक 31 मार्च पे जो फेयर वैल्यू था स्टॉक एक्सचेंज पे, वो प्राइस हमें अपने इनकम टैक्स में शो करना होगा, जो कि हमारा फॉरेन एसेट्स का एक शेड्यूल होता है, उसके अंदर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केसेस में ये एडिशनल हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। वही अगर हम बात करें ईटीएफ का, तो जो भी अगर हम लोग ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें हमारा जो नॉर्मल इनकम टैक्स का जो भी टैक्स रेट्स लगता है इंडियन शेयर मार्केट में, लाइक जो शॉर्ट टर्म के हैं या लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म में मतलब अगर हम लोग 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म और कम करते हैं शॉर्ट टर्म, तो उसमें जो भी हमारे जो रेट्स होते हैं स्लैब रेट, उसके हिसाब से वो टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पर हमें कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर्स नहीं देने पड़ते, बस हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में जिस तरह से हम किसी शेयर्स को या ईटीएफ को शो करते हैं वो एज इट इज वैसे शो हो जाएगा, इसमें कोई भी फर्दर डिस्क्लोजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था ओवरऑल हमारा डिस्कशन। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमें यूएस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्लेटफॉर्म से अवेलेबल इन्वेस्ट करने के लिए, इनमें क्या चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल क्या लिमिट है हमारे, और हमने फिर फाइनली डिस्कस किया कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो अगर मैं इन चीजों को सब समराइज करूं तो अगर हमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो इंड मनी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हमें डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं चाहिए, हमें उतना डिस्क्लोजर या फिर हमारे पास तो नॉलेज नहीं है, तो हम लोग मोतीलाल ओसवाल का मॉन 100 बाय कर सकते हैं। तो
तो ये हमारे मेजर तरीके हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एडिशनल डिस्क्लोजर अपने इनकम टैक्स में शो करना पड़ेगा। ओवरऑल हमारा जो टैक्स पार्ट होगा वो इंडिया में ही लगेगा, यूएस में नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी लगेगा उसका हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा डिस्कशन कि हम लोग कैसे यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें जो कि यूएस में या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।